हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त। आप सबके सामने आज फिर से एक बार मौका मिला है प्रस्तुत होने का। मैं भवन कुमार, जीनियस जोन, इस्लामपुर और उल्लासगंज दोनों जगह का कोचिंग और उसका एकमात्र केमिस्ट्री का टीचर पवन कुमार आपके सामने हाजिर हो गया। तो आज हम लोग बात करेंगे, जिस तरह से आप लोग सभी लोग परिचित हैं कि क्लास 12th का सिलेबस चल रहा है हमारा और ये दौड़ रहा है, समझिए चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। तो इसको और अच्छा से समझने के लिए हम लोग क्या करें कि आज कुछ क्वेश्चंस का मिक्सचर देखते हैं कि अगर ले पाते हैं या नहीं अगर हो पाएगा तो जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा केमिकल काइनेटिक्स का अंतिम वीडियो, जो आज ये तो हमारा 5वां लेक्चर है, इसके बाद जो 6ठा लेक्चर होगा वो अंतिम वीडियो होगा। और अंतिम वीडियो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो केमिस्ट्री में बहुत लोगों के लिए सिर दर्द बन जाता है। इस सिर दर्द को खत्म करने के लिए हम कोशिश करेंगे आप लोग को वीडियो के माध्यम से, ताकि आपका कोई दर्द ना हो। तो आज हम लोग उस समय पिछले वीडियो में जो देखे थे वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम लोग देख चुके थे, वहां से अर्ध आयु भी हम लोग फाइंड कर चुके थे। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि अर्ध आयु जो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, that is called T half is equal to 0.693 by K, where K is the half life नहीं हो, हाफ लाइफ नहीं, वो वेग स्थिरांक है, ठीक है। T half जो है अर्ध आयु था, हाफ लाइफ था, 0.693 बटा K आप याद रखिएगा। ये अर्ध आयु था किसका? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कुछ कुछ उदाहरण है जो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो कुछ उदाहरण है वो उसे आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड या परऑक्साइड आप बोल सकते हैं, तो इसकी जो जल अपघटन होगा या जलीय विलयन का अपघटन करवाइएगा तो H2O बनेगा और ऑक्सीजन आधा बनेगा, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है ये हमारा किसका उदाहरण है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ठीक है। उससे पहले हम इसका K का इकाई जो हम लोग कल वेग अभिक्रिया निकाले थे, आप लोग बोर्ड पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कल जब हम लोग वेग अभिक्रिया निकाले थे, K इज इक्वल टू क्या लाए थे? 2.303 बाई टी इंटू लॉग A बटा A माइनस एक्स, ये लाए थे। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K का जो K हमारा वेग स्थिरांक है उसकी इकाई क्या होती है। तो यहां पर देखेंगे कि ये इसका, ये तो नीचे है तो इसको क्या लिखेंगे? 2.303 बटा कितना लिखेंगे? इसको समय लिखेंगे, ठीक है, इनटू लॉग इसका, ये हमारा सांद्रण था। और सांद्रण का हमने बता रखा था कि यूनिट जो होता है वो क्या होता है? मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है। और नीचे भी वही है तो लिखेंगे मोल पर लीटर, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ हमारा समय। तो समय जब ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? समय इनवर्स लिख सकते हैं या एस इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर जो यूनिट आया, इकाई जो आया हमारा किसका? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के में जो वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो एस इनवर्स होती है। कितना होती है दोस्त? एस इनवर्स। ये ध्यान रखना है, इसको आप कॉपी में चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज से याद रखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसके लिए जो वेग स्थिरांक जो होता है उसकी इकाई कितनी होती है? एस इनवर्स, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब हम जो सभी चीज पढ़े थे उसको एक साथ लिख रहे हैं। कौन कौन सा अभिक्रिया पढ़े थे? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे शून्य कोटि की अभिक्रिया, फिर पढ़े थे बोर्ड एग्जाम के लिए फेमस है प्रथम कोटि अभिक्रिया, और इसके बाद एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है जो बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये दोनों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। एक तो हमारा किसका? शून्य कोटि की अभिक्रिया, और दूसरा हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यही दोनों आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसका वेग आपको लिख दें, उसकी इकाई बता दें द्वितीय कोटि तक, ताकि आपको याद रहे। तो आप एक डिब्बा बना सकते हैं, डिब्बा,
इस डिब्बे के अंदर क्या करिएगा, एक अभिक्रिया लिख दीजिएगा, एक अभिक्रिया का कॉलम बनाइएगा। अभिक्रिया का कॉलम के बाद एक वेग का कॉलम होगा और एक इकाई का कॉलम होगा, तीन तरह का। पहला लिखेगा यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य, जैसे जैसे हम मैं लिख रहा हूं उसी तरह से कॉपी में लिखा होना चाहिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या करोगे भाई, इसका जो वेग होता है वो क्या होता है, dx बाई dt इज इक्वल टू क्या लिखोगे, k, और इसका जो इकाई होता है क्या लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये सभी को समझ में आया। के यहां पर क्या है जी, स्थिरांक है, k इज द कांस्टेंट। दूसरा हमारा कौन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होगी वो हम लोग इसका वेग स्थिरांक निकाले थे, शून्य कोटि का भी dx बाई dt बराबर क्या निकाले थे, और इसका क्या निकाले थे हम लोग, k बराबर क्या निकाले थे बताइए जल्दी, k इज इक्वल टू 2.303 नहीं, ये वो तो k वेग स्थिरांक हो गया, ठीक है। जो शुरुआत में हम लोग बताए थे कि किसके समानुपाती होता है, अभिकारक का जो सांद्रण लिया था मैंने, तो वो वाला लिखना है। तो dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स का पावर 1, और इसका जो अभी मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया में k का इकाई वो निकाला, वो कितना आया बताइए, s इनवर्स आया। कितना आया, s इनवर्स। सभी को समझ में आ रहा होगा। तीसरा लास्ट हमारा पढ़ना था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर आप हाई लेवल की क्लासेस ज्वाइन करिएगा, जिसमें जेई मेंस और जेई एडवांस का प्रिपरेशन जब करिएगा, तो वहां पर ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर क्या लिखेगा, dx बाई dt जो होता है वो कितना होता है, k इंटू ए माइनस एक्स की पावर 2, और इसका भी इकाई यही होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कितने लोगों को ये समझ में आ गया। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को आप याद रखिएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग जो होता है dx बाई dt बराबर k होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग होता है वो dx बाई dt बराबर k इंटू ए माइनस एक्स होता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए dx बाई dt बराबर k इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है, ध्यान रख दीजिएगा। इकाई का बात करेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में k की जो इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है भाई। इसमें होता है एस इनवर्स होता है, इसमें होता है मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। समझ में आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चंस लेते हैं, उस क्वेश्चंस को करने से थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बिल्डअप होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। आप लोग लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 40 मिनट में 85% पूर्ण होती है। 40 मिनट में 85% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयु निकालिए। यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से लिखिएगा। फिर से आप क्वेश्चन मैं दोहरा रहा हूं, एक बार फिर से आप लिख सकते हैं। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 40 मिनट में 85% होती है, 40 मिनट में 85% होती है या पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयु निकालिए। तो अभिक्रिया का क्या निकालना है, अर्ध आयु निकालना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको समझिएगा, ध्यान से लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साफ पता चल रहा है इस क्वेश्चन से कि जो अभिक्रिया की जो कोटि है वो 1 है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। टाइम कितना ले रहा है, 40 मिनट्स। टी तो हमारे पास मिल गया।
हाँ दोस्त, तो हम लोग कह रहे थे, क्वेश्चंस लिए थे कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो 40 मिनट में 85% पूर्ण हो जाती है। तो इस अभिक्रिया के लिए आप अर्ध आयु निकालिए, मतलब हाफ लाइफ निकालिए। किस तरह से निकालेंगे? तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पहले मान लेते हैं कि कितना परसेंट होता है, 100%। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग सब लोग सॉल्यूशन जरा कॉपी में नोट डाउन करिएगा। लिखिएगा माना कि ए बराबर 100%। ये रासायनिक अभिक्रिया होना है कितना परसेंट? 100%। लेकिन हमारा कितना हो रहा है, वो कितना परसेंट हो रहा है? जो हो रहा है वो लिखेंगे नीचे, x बराबर लिखेंगे, कितना परसेंट हो रहा है? 85। समय कितना ले रहा है? 40 मिनट ले रहा है। ये सभी को क्लियर है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होगी वो जब तक होते रहेगी तब तक 100% नहीं हुआ है, 100% हो जाएगा उसके बाद ही वो रुकेगी। तो ए बराबर यहाँ 100% मान लिए हैं, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 85% होती है कितना मिनट में? 40 मिनट में। समझ में आ रहा है? तो 40 t बराबर 40 मिनट्स लिख दिए, x बराबर कितना? 85% लिख दिए हैं। समझ में आया? अब क्या करेंगे यहाँ पर कि जो k वाला जो फॉर्मूला था, सबसे पहले k निकालेंगे, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जब अर्ध आयु का हम लोग जब फॉर्मूला जो देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं k आता है। तो k आता है तो k का तो पहले वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो k जो हम लोग कल पढ़े थे कि k बराबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 2.303 बाई टी इंटू लॉग a बटा a माइनस एक्स जो होती है, उसी से हम लोग दोस्त लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से k बराबर क्या लिखिएगा? 2.303 बटा कितना? t इंटू लॉग a बटा a माइनस एक्स। ये सभी को क्लियर है? ये फॉर्मूला तो सभी को पता है ना, वेग स्थिरांक बराबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मैंने इसको डिराइव कर रखा है। तो t कितना लिखोगा यहाँ पर? 40 इंटू लॉग a कितना है? a है 100। ठीक है, नीचे 100 माइनस x कितना परसेंट पूर्ण होता है? 85%। तो यहाँ पर लिखेंगे 85। ठीक है, 85 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे? 2.303 y कितना करेंगे? 40 इंटू कितना करेंगे? लॉग कितना करेंगे? 100 बटा कितना करेंगे? 100 माइनस 85 कितना होगा भाई? 15 होगा। ये सभी को क्लियर है? इसको तो ध्यान से आप लोग देखिए, इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर बार बार बोलिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर देखिए, इसको क्या करेंगे? 2.303 बाई 40 करेंगे इंटू कितना? देखिए ये लॉग ए बटा बी है, और लॉग ए बटा बी का फॉर्मूला हम लोग को पता है। लॉग ए बटा बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ पर लिखिएगा लॉग 100 माइनस लॉग 15। ठीक है, लॉग 100 माइनस लॉग 15। लॉग 100 का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और लॉग जो 15 है उसका वैल्यू कितना होता है? 1.17। कितना होता है? 1.17। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2.303 बटा कितना? 40 इंटू कितना? लॉग 100 का वैल्यू कितना होता है भाई? 2 माइनस इसका कितना? 1.17। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2.303 बटा कितना? 40 इंटू कितना? घटाइएगा तो 0.83 आएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? 0.83। अब जब मल्टीप्लाई जब करिएगा, इसको जब होल सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो 0.0474 आएगा। ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, 0.474 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हाफ लाइफ जब निकालिएगा तो हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु के लिए हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उस फॉर्मूले में इसको पुट कर दीजिए, कहीं ना कहीं पुट करें। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटा क्या पढ़े हैं प्रथम कोटि के लिए? के। तो यहाँ पर होगा 0.693 बटा के कितना हमारा? 0.474। जब इसको हल कीजिएगा तो 16 पॉइंट कुछ नहीं, इसको 14.60 मिनट आएगा, 14.60 मिनट आएगा ये आंसर। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कहीं भी अगर डॉट है आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं, देख लीजिए इसको।
ठीक है। अब इस चैप्टर को खत्म करने के लिए एक चीज और हमारे टॉपिक में जो बचा हुआ है उसको आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगर वो चीज क्लियर हो जाएगा तो वो ऐसे तो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप लोग लास्ट हेडिंग इस चैप्टर का दे दीजिए, छद्म। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 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 ठीक है, इसमें अगर दो तरह का आपको लगेगा कि वेग निकल रहा है, होता कुछ और है लेकिन एक्सपेरिमेंटल कुछ और कहता है। वेग होता कुछ और है और प्रयोग के द्वारा कुछ और वेग आता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया लिखे हैं वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन वेग से पता चलता है कि किसी और का कोटि का अभिक्रिया है। तो इस स्थिति में हम इस अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एक हम उदाहरण लेने वाले हैं, उस उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5 जब H2O से अभिक्रिया करता है H+ की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाता है। CH3COOH प्लस C2H5OH बनाता है। ठीक है, ये हमारा क्या नाम है इसका, इथाइल एसीटेट। जब जल में अपघटन हुआ है इसका तो ये एसिटिक एसिड बनाया, एसिटिक अम्ल, और ये क्या बना, C2H5OH इथाइल एल्कोहल। ये क्या बना, इथाइल एल्कोहल। ये ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शंस को जरा आप ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन में क्या क्या चीज हो रहा है वो जरा ध्यान दीजिएगा। इस रिएक्शंस को देखने से ये पता चलता है कि अगर इसकी अनुकता हम लोग फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि इसका भी 1 होगा, इसका भी 1। 1+1 अनुकता निकालने के लिए कुल परमाणुओं या अणुओं की संख्या को ही हम लोग अनुकता कहते थे। ये पहले मैंने लिखा रखा है। ठीक है, इथाइल एसीटेट का 1 है, H2O का 1 अणु है, दोनों को मिला के अनुकता 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन प्रयोग से यह पता चलता है कि इसकी जो अनुकता होती है या फिर यह जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की है। तो इस तरह की अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप अगर लिख लिए हैं तो कोई बात नहीं, इसके आप नीचे लिखिएगा। इस अभिक्रिया में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन होता है। इथाइल एसीटेट का जल अपघटन होता है जिसमें H+ आयन उत्प्रेरक का काम करता है, जिसमें H+ आयन उत्प्रेरक का काम करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जल अपघटन जब इथाइल एसीटेट का करा रहे हैं तो हमें एसिटिक अम्ल मिल रहा है। यहाँ पर उत्प्रेरक, तीर के ऊपर जो भी चीज लिखा हुआ रहता है वो उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का नॉर्मली वर्क क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को घटा दे या बढ़ा दे, ये दोनों काम है किसका, उत्प्रेरक का। यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह एक्ट कौन कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोलाइज हुआ, अपघटन हुआ, एसिटिक अम्ल बन गया और इथाइल एल्कोहल बन गया। अब अगला पॉइंट में लिखिए, यह अभिक्रिया द्विअणुक है तथा इसकी अनुकता 2 होगी। यह अभिक्रिया द्विअणुक है तथा इसकी अनुकता 2 होगी। लेकिन प्रयोग से पता चलता है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लेकिन प्रयोग से पता चलता है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया का अगर हम लोग वेग लिखना चाहेंगे
क्या लिखना चाहेंगे? वेग। इस अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया का वेग अगर लिखना चाहेंगे यानी कि dx बटा dt इजिकल टू, तो क्या होगा? k इंटू अभिकारक का सांद्रण CH3COO2H5, ठीक है, इंटू कितना? H2O, ये होता है। लेकिन प्रयोग से जो पता चलता है वो, लेकिन जो प्रयोग के द्वारा से वेग जो होगा, प्रयोग से पता चलता है कि इसका जो वेग होता है वो इतना ही होता है, इतना ही होता है, H2 नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये प्रयोग से पता चलता है कि इतना ही वेग होता है, लेकिन ओरिजिनल में ये है, ये पूरा है ओरिजिनल में। तो यहां पर देख रहे हैं कि एक K आ रहा है, एक K डैश आ रहा है, तो यहाँ पर दो तरह का वेग दिख रहा है। तो दो तरह का वेग दिखेगा, तो ये कहीं ना कहीं ये छद्म कोटि की अभिक्रिया होगी, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, चूंकि अभिक्रिया का वेग आप लोग लिखा दिया है, इसके नीचे लिखे है, लेकिन प्रयोग से वेग जो होता है वो ये होता है। अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, चूंकि जल अत्यधिक मात्रा में रहता है, यहाँ पर जो पानी है ना, जल, वो ढेर सारा मात्रा में है, अतः इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका वेग प्रयोग से पता चला है कि, या चलता है कि dx बटा dt बराबर k डैश CH3COO2H5 ही होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग दो तरह का है, ऊपर ये है, प्रयोग से ये पता चला, क्योंकि जल बोल रहा है कि अधिक मात्रा में, जल बोल रहा है कि क्या है? अत्यधिक मात्रा में। अगला पॉइंट लिखिएगा, अब चूंकि अभिक्रिया का वेग सिर्फ एक सांद्रण पद द्वारा निर्धारित होता है, सिर्फ एक सांद्रण पद द्वारा निर्धारित होता है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। लिख लिया आप लोग? अगला पॉइंट लिखिएगा, उदाहरण इसका लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में लिखिएगा, चीनी का प्रतिलोमन यानी कि इन्वर्सन ऑफ केन शुगर इज द एग्जाम्पल ऑफ सूडो रिएक्शंस, ठीक है, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस का उदाहरण है। किसका? चीनी का प्रतिलोमन। एग्जाम्पल में लिखिएगा, चीनी का प्रतिलोमन छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, छद्म कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे होता है भाई? तो वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। चीनी का फॉर्मूला तो सभी को पता है, ठीक है। तो छद्म कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण आप लोग याद रखिएगा कि चीनी का जो प्रतिलोमन है, मतलब इन्वर्सन ऑफ केन शुगर इज द एग्जांपल ऑफ सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्वर्सन C12H22O11, ये हमारा चीनी है, ये हमारा क्या है? चीनी है। इसको क्या करेंगे? H2O से रिएक्शंस करवाएंगे, किसके उपस्थिति में? H+ की उपस्थिति में। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसके बाद क्या करेंगे? ये क्या इसमें टूटेगा? C6H12O6, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है, एक ग्लूकोज और इसमें चेंज होगा फ्रक्टोज में, ठीक है, C6H12O6 फ्रक्टोज में, ठीक है, एक ग्लूकोज में और एक फ्रक्टोज में चेंज होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि H2O भी अधिक मात्रा में है, तो इसकी अगर हम लोग वेग निकालेंगे तो वेग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? dx बटा dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? k इंटू क्या लिखेंगे? C12H22O11 इंटू कितना? H2O। लेकिन प्रयोग द्वारा ये पता चलेगा, लेकिन प्रयोग द्वारा dx बटा dt यानी कि जो वेग होगा वो क्या होगा? k इंटू सिर्फ और सिर्फ रह के यही रह जाता है, ठीक है, क्योंकि H2O जो है वो अधिक मात्रा में यहाँ घुला हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की अभिक्रिया जो हम लोग देखेंगे वो किसमें देखेंगे? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसे तो बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट
यू हैव टू मेंटेन इट, इसको मेंटेन रखना है कि अगर आ भी जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, कहीं नहीं हटेंगे, हम लोग उसका डट का सामना करेंगे और उस क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। तो दोस्तों ये जो था ये हमारा आज केमिकल काइनेटिक्स का 5वां लेक्चर था और इसी 5वां लेक्चर के साथ इस चैप्टर का आज एंड होता है। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक लेक्चर और हमें लेना है, वो कल छठा लेक्चर होगा। उस छठा लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो आज एक तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने कराया है, कल उसी तरह का 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि हो जाए, और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप बार बार रिपीट करिएगा, अच्छा से करिएगा, क्योंकि उसमें 4 या 5 में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगले वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जीनियस जोन पर कमेंट मार सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर लॉकडाउन के बाद जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, अगर लॉकडाउन के बाद आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमसे एक तो इस्लामपुर में मिल सकते हैं और दूसरा हुलासगंज में मिल सकते हैं, ठीक है। हुलासगंज और इस्लामपुर, क्योंकि ये दोनों जगह हमारा कोचिंग रन कर रहा है। आप जहाँ चाहें वहाँ एडमिशन ले सकते हैं और बेहतर अपना भविष्य के बारे में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, कि किस फील्ड में हमें जाना चाहिए और किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, या फिर कितने बच्चों को होता है कि भाई हम किस फील्ड के योग के लायक हैं, तो उसके लिए भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कोचिंग में विजिट करिए या फिर वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल सकता है, वहाँ आप हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो को आप क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद और जय भारत। सभी लोग घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, सरकार जो भी निर्देश देती है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी है जो भारतवासी हैं, ठीक है, और भारतवासी रहने का एक गर्व अनुभव होना चाहिए सभी हिंदुस्तानियों के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।